नागरिकता पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाया है इसमें? इसमें क्या क्या चला है नागरिकता में? इसे क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। इसे कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है। भाग 2 में आता है कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेके 11 तक। इससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ा दिया आपको, ठीक, और जो है पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है, इसे हम भाग 1 कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। 1 से लेके 4 तक है। ये जो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 2, इसमें भी हम जो है इसके पहले दिन जब पढ़ा रहे थे तो 5 से 11 तक पढ़ा दिए हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? लिखवा है ना। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा 26 जनवरी 1950 के बाद वह भारत का नागरिक होगा। उसके बाद दूसरा बताए थे कि जो लोग 5 वर्ष पहले से रह रहे होंगे संविधान लागू होने से, वो भी भारत के नागरिक होंगे, ठीक। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए और उसका डेट क्या डिसाइड किया गया है? 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएगा, उसे कोई भी पेपर नहीं देना होगा। यानी 19 जुलाई जो 1948 है, ठीक है, वो डेट इसलिए फिक्स किया गया है क्योंकि हमारे देश से, हमारा जो भारत है, यहाँ से अनुमति लेके आप कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अनुमति लेके आएंगे कहाँ? भारत। तो उस दिन के बाद अगर आएंगे तो अनुमति प्रणाली जो है स्टार्ट हो गई थी। तो 19 जुलाई 1948 का डेट अनुमति प्रणाली स्टार्ट होने के कारण डिसाइड किया गया है। तो इससे पहले अगर आ जाएंगे आप तो आपको पेपर कागज नहीं देना था। अगर आप इसके बाद आएंगे तो पेपर कागज देना होगा और 6 महीना वेट करना होगा। आपको ये भी उदाहरण दिए थे कि मिल्खा सिंह की मूवी आप देखेंगे तो उस मूवी में दिखाया गया कि वो लोग आते हैं तो 5-6 महीना उसमें रहते हैं कैंप में, उसके बाद तब हमारे भारत में आते हैं, ठीक ना। तो 6 ये कहा। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत का कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान वाले भूभाग में गया होगा और फिर उसका मन है कि हमें भारत में आना है तो वह वही नियम का पालन करेगा जो आर्टिकल 6 का है। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाएगा तो उसे कोई पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वही व्यक्ति जो भारत के भूभाग में रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे भी अनुमति प्रणाली का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि उस समय जो लोग विदेश में रहते थे उनके बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है ना कि विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक। आर्टिकल 9 क्या कहता है? सब हम ही बता दें, उस दिन का बताएं लिखवाएं वो ज़्यादा नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप विदेश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, स्वतः समाप्त हो जाएगी तो भारत सरकार को पता किसे चलेगा? आपकी एम्बेसी द्वारा। बताए थे आपको, आपकी एम्बेसी हर देश में है ना। जैसे अमेरिका की एम्बेसी, फ्रांस की, ब्रिटेन की, रूस की, ऑस्ट्रेलिया की, चाइना की, अफ्रीका की, सबकी एम्बेसी भारत के दिल्ली में है। तो जो लोग वहाँ से हमारे भारत में आते हैं उनका जो पासपोर्ट और वीज़ा बनता है तो यहाँ की एम्बेसी में जमा होता है। आपके पास भी रहेगा, एम्बेसी में भी रहेगा। तो एम्बेसी को पता चलता है कि आप भारत में क्या करने आए हैं, या भारत की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, चाइना में है, तो वहाँ पे आप क्या करने गए हैं, कितने दिनों के लिए गए हैं। अगर आप उससे ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं और एम्बेसी में आप बताते भी नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो एम्बेसी को समझ में आ जाएगा कि नहीं, आप ये, या तो पता चल जाए कि एक्सपायर हो गए हैं, या तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, यहाँ की नागरिकता ले ली है, तो आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप नहीं बताएंगे तो भारत सरकार को पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपका एक डेट डिसाइड होता है, अगर उस डेट पे आप उस एयरपोर्ट पे नहीं आए तो आपकी खोज भारत सरकार करने लगेगी। जो वहाँ की एम्बेसी है उसका नाम भारत सरकार ही दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, हाँ, जिन्हें एम्बेसडर बोला जाता है, ठीक, इंग्लिश में। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें, यानी किसी भी आतंकवादी जो गतिविधि है उसमें लिप्त ना हो। अगर आप वैसा काम करेंगे तो
तो आपकी नागरिकता सरकार क्या करेगी, छीन लेगी। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत की नागरिकता, ठीक है, भारत की जो नागरिकता है उससे संबंधित जो नियम और कानून होंगे कौन बनाएगा, भारत की संसद। कौन बनाएगा, भारत की संसद। अब भारत की संसद में यह भी बताया थी कौन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है, जब इतना बता दिए थे तो हम आपसे कहे थे कि जब हमारे संसद के पास ये शक्ति है कि आपको जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, उसने नियम कब बनाया, हम आपको बताए थे 1955 में। 1955 में पहली बार भारत की संसद ने नागरिकता संबंधी कानून बनाया। कब, 1955 में। ये अधिकार किस आर्टिकल के तहत आ रहा है, 11 के तहत। आर्टिकल 11 के तहत हमारे संसद को ये शक्ति मिली है कि आप भारत में जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं या भारत के बाहर से जो व्यक्ति आएंगे, आप उन्हें नागरिकता कैसे देंगे। जैसे हमारे भारत के भी लोग जो जाते हैं विदेशों में नागरिकता लेते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे भारत के पास भी शक्ति है जो उसकी संसद है कि वह किसे नागरिकता देगी किसे नहीं देगी। जैसे अभी हाल ही में 2019 में एक आया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो कैसे आया, गृह मंत्रालय लाया। कौन, संसद का गृह मंत्रालय। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है ना। जब 1955 में हमारी संसद के गृह मंत्रालय ने जब पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया था, तो उस समय जो आज आप आर्टिकल 6, 7, 8 देख रहे हैं, ठीक ना, उन सबों को बदल दिया गया। भले आज आर्टिकल में है लेकिन उसको बदल दिया गया। अब 5 प्रकार से जो है आपको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। 1955 में जो नियम लाया गया उसमें 5 प्रकार से आपको नागरिकता दी जाती है और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जाती है। ठीक है, जैसे अभी आप 6 देखे, 5 देखे, 7 देखे। 5 में किस प्रकार से नागरिकता दी जाती थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में पैदा होगा भारत का नागरिक होगा। दूसरा ये कहता था कि जो 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। ये 5 कहता था ना, इन सभी चीज़ों को बदल दिया गया 1955 में, हटा दिया गया। अब उस प्रकार से नागरिकता मिलती नहीं है। हालांकि उसको आर्टिकल में रखा गया है कि ये बेस बना रहेगा कि हमारे देश में ऐसे भी नियम और कानून थे। इस प्रकार से उस समय नागरिकता दी जाती थी। ठीक, लेकिन अब जो नागरिकता मिलती है आप 5, 6, 7 का प्रयोग नहीं करेंगे, आप करेंगे इसका और प्रयोग करेंगे आर्टिकल 11 का, जिसके तहत आप करते हैं संशोधन। ठीक है, अब ये जो 1955 है ये 5 प्रकार से आपको नागरिकता देता है। पहला देता है आपको जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा देता है पंजीकरण, चौथा देता है देशीकरण और 5वां देता है भूमि अर्जन। ये हेडिंग डाल लीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम हेडिंग डाल लीजिए 1955। और ये भी लिख लीजिएगा कि नागरिकता संबंधित पहला अधिनियम कौन सा था, यही है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार बताए गए, 5 प्रकार। अभी इसको छोड़िएगा, इसको बाद में, पहले ये समझ लेंगे। हो गया 5। ठीक है, जब भारत सरकार 1955 में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम लाई तो उस समय जो है 5 प्रकार से ये नियम बनाई कि हम 5 प्रकार से क्या करेंगे, नागरिकता को देंगे। वो चाहे भारत के लोग हों या चाहे कोई विदेश से आना चाहता है, हमारे भारत में रहना चाहता है उसको ना। तो 5 प्रकार से ये दिया गया कि आप 5 प्रकार से भारत में आ सकते हैं और 3 प्रकार से हम जो है सरकार है आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। भारत सरकार के पास ये शक्ति है कि 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। पहला आपका परित्याग है, दूसरा वंचित है, तीसरा बर्खास्त है। इन 3 प्रकार से आपकी नागरिकता चली जाएगी।
इन 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी। तो पहला था कि आपका जो है जन्म भारत में होना चाहिए। पहली बार जब ये अधिनियम बना और ये नियम बना था तो ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अच्छा ये चीज़ और बताए थे जब आर्टिकल 5 हम बताए थे उसमें भी बताया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हो जाएगा तो वह भारत का नागरिक होगा। बताए थे 26 जनवरी 1950 के बाद आर्टिकल 5 में कहा गया था। 1955 में भी यही नियम लाया गया। जो जन्म है कह दिया गया कि आप अगर भारत में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे? भारत में। अगर भारत में पैदा होंगे, आप कहीं के भी रहें, आप कहीं के भी रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। 1955 में जब आया तो आप भारत में पैदा होंगे तो आप भारत के नागरिक होंगे, यानी आर्टिकल 5 वाला ही रूल यूज हुआ। ठीक है, समझा रहा है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, दूसरा है वंश का आधार। ठीक है, दूसरा क्या है? वंश का आधार, यानी अगर आपके माता पिता भारत के निवासी हैं लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं? भारत में। कहाँ रह रहे हैं? भारत में, सॉरी, भारत के निवासी हैं, रह रहे हैं विदेशों में, जैसे कोई कमाने के लिए चला गया। ठीक है, जैसे आप लोग उनको जानते हैं, गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक, वो कहाँ के नागरिक थे? पहले भारत के, लेकिन वो कमाने चले गए कहाँ? विदेश में, अमेरिका चले गए। अभी वो वहाँ के निवासी मान के चलिए कि नहीं है, इस समय है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उस समय मान के चलिए कि भारत के निवासी है, वहाँ के निवासी नहीं है। तो अगर उनकी पत्नी अगर वहाँ की हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा उससे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये यही कह रहा है 1955 वाला, ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वो विदेश में है, ठीक है, वो विदेश में है और उसका बच्चा विदेश में ही पैदा होता है, तो उसे वंश क्रम के आधार पे भारत की नागरिकता मिलेगी। समझा रहा है चीज? उसे वंश क्रम के आधार पे भारत की नागरिकता मिलेगी। उसमें भी एक आधार है कि उसका जो वंश क्रम का आधार है वो पिता होना चाहिए। समझा रहा है चीज? पहला हो गया कि अगर आप भारत में पैदा होंगे तो भारत के नागरिक होंगे। अभी इसमें संशोधन हुआ है, बाद में बताएंगे भी। ठीक है, जो जन्म हुआ अगर आप भारत में पैदा हो गए तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा है कि आप जो वंश है आपका, अब वंश का मतलब है कि मेरे पूर्वजों के आधार पर हमको नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना, तो मान के चलिए कि मेरे पूर्वज मेरे ही पापा हैं, मान के, ठीक है, मेरे पापा हैं। अब वो क्या किए कि वो चले गए विदेश में कमाने। ठीक है, पैसा हुआ, चले गए वहाँ पे, ठीक, वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ मम्मी भी चली गई। अब मेरा जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। मेरा जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो अमेरिका कहता है कि अगर हमारे यहाँ जो व्यक्ति पैदा हो जाएगा वो वहाँ का नागरिक होगा। ये अमेरिका कहता है, अमेरिका का नियम है कि उसके धरती पर अगर आप पैदा हो गए तो वहाँ के नागरिक होंगे आप। लेकिन हमारा भारत ही कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, जो मतलब मैं तो पैदा वहाँ हो गया लेकिन मेरे माता और पिता जो है वो तो कमाने गए हैं ना, नागरिक तो भारत के हैं ना, तो जो हमारे नागरिकता होगी वो नागरिकता भारत की होगी। उसका जो क्रम है वंश क्रम है वो। अच्छा, जन्म तो हमारा भारत में हुआ नहीं, हम पहले में कर रहे हैं कि अगर भारत में जन्म हुआ तो हम भारत के नागरिक होंगे। ठीक, दूसरा हम वंश क्रम करें तो हमारा जब जन्म भारत में हुआ नहीं तो हमें जो नागरिकता मिलेगी वंश क्रम के आधार पर ही मिलेगी ना, जन्म के आधार पर मिलेगी नहीं। समझा रहा है कि नहीं? नहीं समझा रहा है? नहीं समझा रहा तुरंत पूछिए। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि जन्म के आधार पे अगर कोई भी बच्चा हॉस्पिटल में चाहे घर पे जिस दिन वो जन्म लेता है, पहली बार जब ये नियम आया तो आप इसमें ये कहा गया है कि अगर आप जन्म लेंगे भारत की भूमि पे तो आप भारत के नागरिक होंगे, आप कहीं के निवासी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, कहीं के निवासी हो, अगर आप भारत की भूमि पे जन्म ले लेंगे तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये पहली बार 1955 में ही कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि अगर हमारे भारत का जो व्यक्ति है, जो वंश क्रम का आधार है, अगर वो कमाने गया, अगर उसका बच्चा वहां पैदा हुआ तो उसके बेटे को नागरिकता भारत के वंश क्रम के आधार पे दे दी जाएगी। जैसे उसके माता पिता तो भारत के नागरिक हैं ना, तो हमने ये नियम बनाया है, ये हमारा नहीं, हमें अमेरिका से क्या मतलब है? उसके बच्चे के पास वो अधिकार है, वो कहीं की भी नागरिकता ले सकता है। ठीक है ना,
तो ये हमने अपने लिए नियम बनाया, हमने अमेरिका के लिए नहीं बनाया है। हमने अमेरिका का नियम बताया है कि अमेरिका में ये नियम है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका का निवासी हो तो आप 1-2 महीने का प्रेग्नेंट रहिए, वहां चले जाइए, अपना बच्चा वहां पैदा करिए, आपका बच्चा वहां का नागरिक हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत के लिए नियम बनाया गया है कि अगर आप विदेश में कमा रहे हैं और आपका बच्चा वहीं पैदा होता है, जैसे प्रियंका चोपड़ा, साफ शब्दों में सुनिए, प्रियंका चोपड़ा वो भारत की अभी भी नागरिक बनी, ठीक है ना, भारत की अभी भी वो नागरिक हैं। उनकी शादी कहाँ हुई है? अमेरिका में। किससे हुई है? निक जोनस से, ठीक, वो रहती है अमेरिका में। अगर उनकी एक बच्ची भी शायद है, शायद एक बच्ची है, अब पता नहीं, उनको है बच्ची है ना प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। तो अब उसकी बच्ची कहाँ पैदा हुई है? अमेरिका में। अब उसकी बच्ची को या प्रियंका चोपड़ा को ये लगता है कि हम अपनी बच्ची को अमेरिका की नागरिकता न देके हम भारत की नागरिकता देते हैं, तो उसकी बच्ची तो पैदा हुई नहीं वहाँ, यहाँ पैदा कहाँ हुई? अमेरिका में। लेकिन हमें उसको नागरिकता देना है तो किस आधार पे देंगे? इस वंश के आधार पे। अभी बताएंगे उस संशोधन करके, ठीक है ना। तो जो ये वंश है, हम 1955 में जब इसको बना रहे थे तो हमने ये कहा कि अगर जो व्यक्ति बाहर कमा रहा है, ठीक ना, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भारत का नागरिक होगा वंशक्रम पे आधार पे, और उसका जो वंशक्रम का आधार होगा कौन होगा? पिता होगा। यानी 1955 में जब ये नियम बना ना, तो उसमें ये बताया गया कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है, विदेश में कमा रहा है, वो भी पुरुष है, उसकी अगर महिला विदेश की होगी, ठीक है, उसकी महिला अगर विदेश की होगी तो उसके बेटे को नागरिकता वंशक्रम के आधार पर दिया जाएगा। अगर वही कोई महिला होगी तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर मान के चलिए प्रियंका चोपड़ा चली गई वहाँ, ठीक है, वहाँ शादी कर लेती वो, ठीक है ना, 1955 के नियम के अनुसार अगर ये नियम आज भी रहता तो वहाँ शादी कर लेती, तो उसकी बच्ची को जो है नागरिकता भारत की नहीं मिलती। ये कब बनाया गया था? 1955 में, ठीक है ना, समझा गया। अब इन दोनों को समझिए, पहली बार कहा गया कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी तो कोई भी पैदा हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया 1986 में, ठीक है, 1986 में संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि अगर आप भारत में पैदा हो तो रहे, ठीक है, ठीक, लेकिन माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। 1955 में बना तो क्या कहा कि कोई भी हो, कहीं किसी भी देश का हो, अगर उसका बच्चा भारत में पैदा होगा तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन ये चीज जब 1986 में संशोधन किया गया तो ये कह दिया गया कि नहीं, जब भी बच्चा पैदा होगा तो महिला और पुरुष दोनों के मिलने से ही पैदा होगा, ठीक। तो ये कहा गया 1986 में कि अगर आपका बच्चा भारत में पैदा होगा तो इन दोनों में से कोई ये भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बार में क्या कहा गया कि कोई भी हो, कहीं का भी, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी बार ये कह दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि कोई एक भारत का होना चाहिए 1986 में, ठीक है। मतलब या तो महिला भारत की हो जाए या तो पुरुष भारत का हो जाए, ठीक। वंश के जो क्रम का आधार है, ये पहले पिता बताया गया कि अगर आपके पिता विदेश में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक। इस बात पे विवाद हो गया महिलाओं को लेके। महिलाओं को लगा, ये बताइए, बच्चों को पालते हम हैं, ठीक है, 9 महीने पेट में हम रखते हैं, सारा दुख दर्द तकलीफ हम देखते हैं, नागरिकता देने का अधिकार आपके पास कैसे हो गया? आप लोगों का काम 2 दिन 3 दिन का है, 9 महीने हम लोग झेलते हैं, हाँ, तो तकलीफें हम लोगों को है, आप लोग नागरिकता देने संबंधी काम कैसे कर रहे हैं ना। अब ये जो आधार ये समझ में आया और महिलाएं मतलब विरोध करने लगी इस चीज का कि ये हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, माता को क्यों नहीं माना जा रहा है। यानी हम जो समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 आगे आएगा, आर्टिकल 14 की जो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ सभी लोग समान होंगे, या आर्टिकल 15 के तहत हम लोग कहते हैं किसी में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, लिंग के आधार पे। तो ये जो नागरिकता का आधार है, क्यों पिता के आधार पे किया गया है? इस चीज में संशोधन किया गया कि सिर्फ पिता ही नहीं, अब माता भी होनी चाहिए। यानी सानिया मिर्जा की लड़की और प्रियंका चोपड़ा की लड़की, सानिया मिर्जा का लड़का, इन दोनों के जो बच्चे हैं इनको भी नागरिकता मिलेगी। किस आधार पे? 1992 के आधार पे, जबकि 1955 के आधार पे इनको नागरिकता नहीं मिलती अगर वो विदेश में पैदा होते तो।
ये समझने वाली बात है, इसको बहुत दिमाग से समझना है ना, नहीं समझ में आए तुरंत पूछेगा, ठीक ना। पहला जन्म के आधार पे 1955 में बना, कोई भी पैदा होगा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इस चीज में संशोधन कर दिया गया 1986 में, ये कह दिया गया कि भारत में तो पैदा होगा लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। दूसरा वंश क्रम, पिता का आधार माना गया कि अगर पिता विदेश में है, ठीक है, पिता विदेश में है तभी उसका बेटा जो है भारत का नागरिक होगा, अगर उसकी माता विदेश की है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। इसका मतलब एक बात समझिए, जो सोनिया गांधी है ना, सोनिया गांधी के बेटे को नागरिकता किस आधार पर मिली होगी? जो राहुल गांधी, बताइए, इस आधार पे, ठीक है भाई। उसके पिता तो भारत के नागरिक है ना, राजीव गांधी तो भारत के नागरिक है कि नहीं? लेकिन किस बेस पे लोग ये कह देते हैं कि वो लोग विदेश के हैं? सोचिए, किस बेस पे को लोग कह देते हैं कि वो लोग विदेश के हैं? हाँ, पॉलिटिक्स में वो लोग कहते हैं लोग विदेश के हैं, ठीक है। तो यही सब देखना होता है एग्जाम्पल में। अगर ऐसे ना समझे तुरंत एग्जाम्पल देखा करिए, लोगों का कौन कहाँ का, विदेश का कैसे है, ये दोनों समझाया आ गया ना, ठीक है। देखिए अब इसमें ये कहा गया, फिर संशोधन किया गया। पहला किया गया 1955 में, दूसरा हुआ 1986 में। 86 में हुआ तो ये कहा गया कि माता पिता में से कोई एक होगा, ठीक। तब तक फिर 2003 में संशोधन कर दिया गया, और 2003 में संशोधन करके ये कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है, या तो पिता भारत का नागरिक है तो महिला होंगी विदेश की, ठीक है, या तो महिला भारत की है तो पिता विदेश का होगा, यही होगा ना। तो 2003 में ये कहा गया कि अगर भारत में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें एक भारत का है दूसरा विदेश का है, तो पहला भारत का नागरिक तो है लेकिन जो दूसरा है उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के लोग इसका फायदा उठा लेते थे, कैसे? कश्मीर वाले प्रांत में आके, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले प्रांत में आके उनकी जो महिलाएं थी, ठीक है, या वहाँ के जो पुरुष थे वो पाकिस्तान की महिलाओं के साथ आके रहते थे, ठीक है। अब वो जो महिलाएं थी उनके बच्चों को नागरिकता कहाँ की मिल जाती थी? भारत की। किस आधार पे? 1986 के आधार पे नागरिकता भारत की मिल जाती थी। लेकिन ये संशोधन कर दिया गया कब? 2003 में ये संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि आप एक लोग भारत के नागरिक तो हैं लेकिन जो दूसरा है उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। हाई वाला जैसे 2000 अच्छा 1955 में कहा कि कोई भी पैदा हो जाएगा भारत का नागरिक होगा। 1986 में कहा कि भारत में अगर कोई पैदा हो रहा है लेकिन उसके माता या पिता में से दोनों में से किसी एक के पास कहाँ की नागरिकता होनी चाहिए? भारत की, या तो माता हो या तो पिता हो, ठीक है। फिर 2003 में संशोधन कर दिया गया। अब जब माता पिता में से कोई एक है तो उस समय प्रूफ वगैरह नहीं मांगा गया था, सिर्फ ये था या तो उनके वो पति है या तो उनकी वो महिला है, ये कहा गया था, प्रूफ वगैरह नहीं मांगा गया था। लेकिन इस चीज का जब फायदा जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तान वाले उठाने लगे और अन्य विदेशी उठाने लगे जैसे नेपाल वगैरह वाले, ये लोग जब उठाने लगे, ठीक है, तो इसको संशोधन किया गया। संशोधन करके कहा गया कि एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा जो हो उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, वो चाहे तो महिला हो या तो पुरुष हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। फिर वंश का जो क्रम है, पहली बार किया गया कि विदेश में पिता है, ठीक है, विदेश में पिता है तभी उसको नागरिकता मिलेगी भारत की, माता रहेगी तो नहीं मिलेगी। जैसे मान के चलिए कि यही बता दिए कि यही की महिला है, चली गई विदेश में, ठीक है, और 1955 के आधार पे तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन उस 1955 के आधार पे ही अगर पिता गया रहेगा विदेश में तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, समझा रहा चीज। लेकिन इस चीज का संशोधन कब कर दिया गया? 1992 में यह कह दिया गया कि आप पिता भी होने चाहिए और माता भी होने चाहिए, समझा गया चीज, ठीक है। 1992 में संशोधन किया गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब बाई रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, यानी कोई विदेश का व्यक्ति है, ठीक है, और वो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, ठीक, अमेरिका का कहीं का नागरिक हो, वो भारत में चाहता है कि हम भारत में नागरिक हो जाए। जो सीए आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी पे आया है, ठीक है, आगे आएगा तो पढ़ाया जाएगा। तो इसमें है कि अगर कोई विदेश का व्यक्ति है, अगर हमारे भारत में रहना चाहता है, तो अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है, ठीक, कि हमें भारत पसंद आ गया, हमें भारत में रहना है, ठीक, तो उसे किस बेस पे नागरिकता दी जाएगी? इस पंजीकरण के आधार पे। अब इस पंजीकरण का आधार क्या होगा कि सबसे पहले आपको 7 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा, ठीक है, कितना वर्ष? 7 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा। अगर आप विदेश में जा भी रहे हैं तो भारत की सरकार को सूचित करेंगे, जो हमारा विदेश मंत्रालय उसको सूचित करेंगे, और आपको मैक्सिमम दिन नहीं रहना है। आप गए 1 साल रह लिए, ऐसा नहीं, गए 2, 4, 5 दिन खातिर, 10 दिन खातिर गए हैं, वापस चले आइए। अगर इन सबों से ज़्यादा दिन आप रहे तो आपको बाई रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि आपको 7 वर्ष लगातार रहना है, ठीक है। जैसे आप बिजनेसमैन है कोई, ठीक, आप कोई बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं आपको काम से जाना होगा, तो 2, 4, 5, 10 दिन खातिर आप जाइए, ठीक। दूसरा ही कहा गया है कि आप इस 7 वर्षों में किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त नहीं होने चाहिए। समझा ना चीज? हम आपको भारत का नागरिक बनाने जा रहे हैं ना, तो भारत सरकार नियम बनाई है कि इन 7 वर्षों के अंदर हम आपको नागरिकता तो देंगे कि भारत के नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन आप इन 7 वर्षों के अंदर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जो देश विरोधी हो, ठीक, ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे भारत, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि आपके मन में आया कि भारत के प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगे। ऐसा भी आपको नहीं करना। कब तक? जब तक आप 7 वर्ष पूरा ना करेंगे। ये किसके लिए है? विदेश वालों के लिए, ठीक है। समझा रहा चीज कि अगर कोई विदेश का व्यक्ति हमारे भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 7 वर्ष पहले लगातार रहना होगा, ठीक है। ये है फिर देशीकरण। देशीकरण का मतलब होता है कि हमारे भारत में कोई विदेश का व्यक्ति है, आपके लगभग 10 वर्षों से लगातार रह रहा है, ठीक है, और उसे हमारे भारत में कला में रुचि है, संस्कृति में रुचि है, गायन करता हो, ठीक है, इन सभी चीजों में वो लिप्त है भारत में और लगातार 10 वर्षों से रह रहा है, ठीक है। जैसे जैकलिन फर्नांडिस को जानते हैं? जैकलिन फर्नांडिस, उसकी पत्नी हार्दिक पांड्या की जो पत्नी थी स्टोविक नताशा, वो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो विदेश से हैं, ठीक है, जो यहाँ काम करती हैं। जैसे जैकलिन फर्नांडिस शायद श्रीलंका की है, श्रीलंका की है ना? नहीं, अमेरिका की नहीं है, जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, आप ये क्या करती हैं हमारे यहाँ? एक आर्ट, एक कला ही है ना, डांस करना या मूवियों में काम करना, एक कला ही है, ठीक है। अदनान सानी को जानते हैं आप लोग? गायक हैं, ठीक है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरा मिलना जरूरी था, तेरा बिछड़ना जरूरी था, है ना? तो गाना कौन गाया? अदनान सानी गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। किसी को जो ऐसा नहीं कि किसी एक्टर को मान ले कूल, जरूरी है बिछड़ जाया करिए लाइफ में। पता कैसे चलेगा कि कौन अपना है कौन बेगाना है? इसी में तो पता चलता है ना, इसी में पता चलेगा कौन अपना है कौन बेगाना है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं बिछड़ते वक्त, है ना, पता चलता है यहीं पे कि कौन अपना है कौन बेगाना है। सबसे हाँ, भाषा भी है, आपको भाषा पता है हमारे भारत की, ठीक है। और 10 ये याद रखिएगा, ये 10 वर्ष ये होना चाहिए। भाषा हो, कला हो, कोई संस्कृत में हो, गायन विज्ञान हो, उन सभी क्षेत्र में आप पारंगत हो और लगातार 10 साल से भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पे? देशीकरण के आधार पे। एक आधार और शादी, इसमें भी शादी है और इसमें भी शादी है, ठीक। अगर आप शादी कर लिए, ठीक ना, शादी कर लिए, तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादी कर लिए आप तो आपको तुरंत नागरिकता दे दें। जैसे मान के चलिए प्रियंका चोपड़ा का पति निक जोनस या सानिया मिर्जा का पति कौन था? वो था वहाँ का क्रिकेटर है ना, शोएब अख्तर, हाँ, शोएब मलिक जी, शोएब मलिक था, ठीक है। खैर वो तो तलाक दे दिया, इनको लगा था कि हमको बहुत अच्छे से रखेगा, ठीक है ना। ये सबको लगता है, सबको लगता है, यही लगता है, हाँ, दुनिया भ्रम में जी रही है, एक दूसरे के विश्वास पे टिकी है। लेकिन ये भ्रम निकाल दीजिए अपने मन से, कोई किसी का सगा नहीं है,
किसी के लिए आप कितना भी कर देंगे वो आपका नहीं होगा अगर आपसे बेहतर मिल गया तो। ये लाइफ में ध्यान रखिएगा। हम आपसे एक दिन बता रहे थे ना कि आप बेहतर होने के लिए सोचिए। ठीक, आज ही हम लोग पहले छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो हम लोग कैसा कपड़ा पहने थे, अटल फटल कैसा था, भाग जाते थे। आज बड़े हो गए हैं तो हम लोग अपना कितना ख्याल रखते हैं, तो हम लोग को पता है कितना ख्याल रखते हैं, अपने अलावा किसी और का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपना तो रखते ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो उसका ख्याल रहता है ना। तो आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना परिवर्तित हो जाए, आज हम लोग सोचते हैं कितना आगे बढ़ जाए, ठीक ना। तो इन सब किसी भरोसा नहीं है, अब उनको छोड़ के वो चला गया, पागल बन के बैठी हैं। अब उनको समझाना कि कहीं गलत, सही पाकिस्तान वाले आतंकवादी नहीं है, ठीक है ना, समझा। तो अब उनको लग रहा कि नहीं हमारे पति को नागरिकता कहाँ की मिल जाए, भारत की। निक जोनस की कहाँ की नागरिकता मिल जाए, भारत की। तो सबसे पहले उन चुट्टों को आके 7 वर्ष भारत में रहना होगा भारत में आकर रहेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये घूम रहे हैं इधर उधर लोग तो नहीं मिलेगा। ठीक, ये हो गया भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का मतलब ये नहीं है कि आप खेत खरीद लिए भारत में तो भारत के नागरिक हो गए ना। आप जब तक आप तब तक भारत के नागरिक नहीं होंगे जब तक भारत सरकार कोई जमीन किसी का अधिग्रहित नहीं करती है। जैसे सिक्किम, हमने 34वां संविधान संशोधन और 35वां और 36वां 1974 और 36वां 1975 में संविधान संशोधन किया और सिक्किम को हमने अपने भारत में मिलाया। तो उनके यहाँ के जो व्यक्ति थे उनको हमने नागरिकता दिया। वो किस आधार पर था, भूमि अर्जन के आधार पर, ठीक है। तो भूमि अर्जन के आधार पर हमने नागरिकता दे दिया। इसमें ये नहीं है कि गए भारत में जमीन खरीद लिए 21 साल, भारत सरकार हमको नागरिकता दीजिए, नहीं। भूमि अर्जन मतलब कि भारत सरकार करेगी इसे, ठीक है। ये पांचों लिख लिए आप लोग ना, लिख लीजिए। अच्छा, इसको पूरा लिख देते हैं, इस समझ में आ गया। आप लिख देते हैं पूरा इसको सही से, बिल्कुल। पहला लिखिए जन्म के आधार, जन्म का जब आधार लिखेंगे तो उसके आगे लिखे 1955। जन्म के आधार के आगे लिखेंगे 1955। इसमें लिखेंगे भारत की भूमि में कोई भी पैदा हो, कोई भी जन्म ले, ठीक है। फिर 1986 में लिख दीजिएगा संशोधन, ठीक। भारत के भूमि पर पैदा हो, ठीक। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक। 1986 का 2003, ठीक। भारत में तो पैदा हो, भारत की भूमि पे लिख लीजिएगा कि भारत की भूमि पे पैदा हो, लेकिन माता या पिता में से इन दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जो दूसरा है उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। जो दूसरा है दूसरे के पास वैलिड प्रूफ। अब पहला भारत का नागरिक। अब इस पहले में महिला पुरुष भी हो सकता है, इस पहले दूसरे में महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके सिर्फ जन्म का आधार था। यहाँ पे लिखेगा ये जो दिया गया है, भारत के भूमि पर पैदा हो, ठीक है। पहला भारत का नागरिक हो जो उसका माता पिता में से कोई एक, जो दूसरा है उसके पास वो कहीं का भी हो लेकिन उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बच्चे को हो गया। दूसरा है वंश का आधार। पहली बार जब ये संशोधन हुआ तो लिखे 1955 में लिख लीजिएगा वंश का आधार।
वैलिड प्रूफ यानी वैध दस्तावेज, उसको हिंदी में बोलेंगे वैध दस्तावेज। वंश लिखेगा वंश का आधार। दूसरा जो है वंश का आधार है। इस वंश के आधार में लिखेगा लेकिन आप देखिए, इसमें भारत सरकार एक और संशोधन कर दी है। जो वंश क्रम का आधार है, इसमें भारत सरकार एक और संशोधन कर दी है। इसमें भारत सरकार ये कहती है कि अगर आप एक साल के अंदर अपने बच्चा जो आपका है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उनका बच्चा जो विदेश में है ना, तो उनका बच्चा जो है एक साल के अंदर अगर वो भारत की एम्बेसी में उसका नाम वगैरह दर्ज नहीं कराएंगे तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक साल के अंदर भारत के एम्बेसी में हाँ हाँ वंश के आधार पर ही है। ये अभिवंश का आधार चलता है। अनिवार्य है। हो गया। तीसरा है पंजीकरण। बाय रजिस्ट्रेशन है। 7 साल कहाँ रहे? ठीक है, लेकिन इस चीज को जो है आप घटाया जा रहा है। ठीक, जब सीएए 2014 में आया ना, सॉरी 2019 में, तो इसमें यह कह दिया गया कि जो लोग 2014 से पहले भारत में आ जाएंगे, ठीक है, 2014 से पहले जो भारत में आए होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये 5 साल हुआ ना। ठीक, तो भारत सरकार ये अलग नियम लाई है, तो 2019 में संशोधन कर दिए। ठीक है, वो हाई वाला है, ई वाला है। ई वाला जो लाया गया है सिर्फ 3 देशों के लिए लाया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए। ये बहुत, देखिए, जब तक समझेंगे नहीं कि किसके लिए हुआ है, ये सारे देशों के लिए है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के लिए ये वाला नियम है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए ये नियम है। ठीक है, मिलेगी नागरिकता। हाँ, 2014 के बाद नहीं। जैसे ये हमारे यहाँ का नियम है ना कि अगर आप भारत में आएंगे तो पहले 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। क्या? हाँ, मिलेगा। आप रहिए तो 7 साल।
नहीं मिलेगा नागरिकता, मिलेगा। उसके लिए नियम बनाया गया ना, उसमें बनाया गया कि अल्पसंख्यक का आधार है, सीए में बताया जाएगा। देखिए इसमें ई वाला जो है, इसमें आपका सिर्फ पाकिस्तान आता है, ठीक, अफगानिस्तान आता है, कौन आता है, बांग्लादेश। अब देखिए ये समझने की बात कैसे है, इसमें जो सीए लाया गया, इसमें 6 धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लोगों को भी 7 साल का दिया जाएगा, जैसे मुस्लिम जो होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया गया है, 6 धर्मों को शामिल किया गया है। अब वो धर्म कौन से हैं, उसमें बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, हिंदू है, 1 2 3 4 5 6। यही जो 6 धर्म के लोग अगर इन तीन देशों से आएंगे 2014 के बाद, ठीक, सॉरी 2014 से पहले अगर आए होंगे तो 2019 के लिए बनाया गया था ना, 2019 के लिए नियम बनाया गया था, तो उसमें तत्काल दिया जा रहा था लोगों को। एक इसका कुछ और अलग है, उसका कारण जब आप जान जाएंगे तब आप जानेंगे कि नहीं कैसे किया गया था, ठीक। लेकिन आप देखिए इसमें मुस्लिम शामिल नहीं ना है, तो भारत के मुस्लिम को भी नागरिकता दी जाएगी। अदनान सानी मुस्लिम ही है, जैसे उसको तो पहले मिल गई है, लेकिन वैसे और लोग भी तो होंगे, उनको नागरिकता किस वजह से मिलेगी, इस आधार पे। तो जो सीए आया है इसी आधार पे आया, नहीं समझाया ना। अगर आप कहीं से भी आए, किसी भी देश से, वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ठीक, वो अफगानिस्तान ही, बांग्लादेश ही क्यों ना हो, लेकिन आप अगर भारत में आ रहे हैं तो आपको नागरिकता कितने सालों में मिलेगी, 7 साल में। लेकिन भारत सरकार की जो संसद, उसका गृह मंत्रालय ने एक नियम लाया, ठीक है, कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में होंगे, ठीक है, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, यानी उनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, उनके धर्म को जो है परेशान की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जाता है, सिख वालों को मारा जाता है, जैन वालों को मारा जाता है। ये हमारे सरकार का कहना है, हमारा कहना नहीं है, ठीक है। हमारी सरकार कहती है कि अगर जो भी लोग इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाएंगे, उनको जो है हम नागरिकता देंगे। किस आधार पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आधार पे। अगर वो 2014 से पहले भारत में आ गए होंगे, तो अगर 2013 में भी कोई आएगा तो उसे हम तुरंत नागरिकता दे देंगे, ठीक है। ये सिर्फ इनके लिए बनाया गया है, और अल्पसंख्यक का आधार है। आधार कौन है, अल्पसंख्यक है, और ये लोग जो है अल्पसंख्यक है वहां पे, इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। जो अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ 1800 कुछ में, 74 वगैरह में ना, हमने उसे दे दिया अल्पसंख्यक के आधार पे। 1935 में हमसे अलग हुआ म्यांमार, हमने उसको अल्पसंख्यक का आधार नहीं दिया। जानती है क्यों? क्योंकि म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यक में है। ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि आप मुस्लिमों को शामिल नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए विरोध हो रहा था। सीए आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग, समझा। तो पंजीकरण का आधार क्या है कि अगर आपको भारत में नागरिक रहना है तो आप जो है भारत का नागरिक बनना है, तो आप 7 साल भारत में लगातार रहेंगे। आप चाहे तो शादी कर लीजिए, या तो कोई नौकरी करने आए हैं, या व्यापार करने आए हैं, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी करने आए हैं आप, अगर 7 साल लगातार भारत में हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। अब दूसरा है, चौथा देशीयकरण, इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। देशीकरण, इसमें आपको सबसे पहले 10 वर्ष भारत में रहना होगा। आपको क्या क्या आना चाहिए? आप भारत के क्षेत्र में, भारत में आपको कला आनी चाहिए, संस्कृति कोई आती हो, विज्ञान हो। आपको 22 भाषाओं में से, 22 भाषाओं में, जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषाएं, उस 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। तो पाकिस्तान वालों को उर्दू आ ही जाएगा, हाँ, हिंदी भी आती है, ठीक है। देशीकरण है, ये आपका तीसरा, ये है चौथा है आपका। देखिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रोल निभा रहा है? आई पंजीकरण वाला, आई जो पहला और दूसरा है इन दोनों का, देशीकरण का और उसका जो लास्ट वाला भूमि अर्जन का,
उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जन्म, वंश और पंजीकरण ज्यादा रोल निभा रहा है ये। हाँ ठीक है। पांचवा आपका भूमि अर्जन। अगर भारत सरकार भूमि को अर्जित करेगी, भारत सरकार द्वारा अर्जित भूमि, अभी हमने हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच कुछ जमीनों का जो है अदला बदली किया है, ठीक ना। तो उनकी जो जनसंख्या है, उनके आगे जो लोग हैं, कुछ लोग हमारे में आ गए हैं, हमारे लोग कुछ उनके में चले गए, ठीक है ना। तो उनके भी नागरिकता का प्रावधान किस आधार पे होगा? इस भूमि अर्जन के आधार पे। हमने बहुत सारे ऐसी जगह हैं, मतलब 10-12 ऐसी जगह हैं कुछ कुछ किलोमीटर की, जो हमने बदला है अपना। हमारी वहां पे थी, उनकी यहाँ पे है ना। ये पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में था सिर्फ। तो ये था आपके 1955 वाला संविधान संशोधन, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, ठीक है। और 1986 में जो बना, 1992 में जो बना, जो 2003 में बना, सारा लिख लिया आप लोग, ठीक है। आप देखिए, एक होता है एनआरआई, ठीक है। एक होता है एनआरआई, नागरिकता हो गया। अब जो हमें नागरिकता मिलती है वह 5 आधार है। एक चीज छूट रहा है उसमें, जब दिमाग नहीं काम करता तो यह सब होता है। कैसे काम करेगा? खा गई परित्याग। अभी तो आपको नागरिकता मिल रही थी ना, अब आपकी नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जाएगी। तो सरकार द्वारा नागरिकता का समापन, सरकार द्वारा नागरिकता का समापन या समाप्ति, ये भी बना 1955 में, ठीक है। 1955 में भी यही बना, सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति। अब इसमें क्या क्या था? सबसे पहला था आपका परित्याग, वंचित और बर्खास्त। हो गया तीनों? अनन्या हो गया आपका? ये तीनों हो गया ना। आप देखिए, ये कब बना? जब 1955 में ये नियम बन रहा था, 5 प्रकार से आपको नागरिकता देने का प्रावधान था। तो भारत सरकार का खाली नागरिकता हम देवा करेंगे, आपको दे दें। जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, पंजीकरण के आधार पर 7 साल के भारत में नागरिकता ले लिया, हाँ लगा यहाँ पे आतंकवादी विरोधी करने। जैसे मान के चलिए कोई 14 साल का लड़का आ गया, आजकल के 14 साल के जो लड़के हैं ऐसा गाड़ी चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि वह एकदम बहुत बड़े राइडर है ना, चला रहे हैं खूब उमस की गाड़ी। आज जब लड़ जा रहे हैं सर, तो मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, अरे मोर बाबू तू तो चल गिले रे, चलना चाहिए, चलिए जाइए। अगर ढंग से ना रही है तो जाना जरूरी है ऐसे लोगों का, कोई भी हो। अरे हम लोग रोड पे चलते हैं, उन सबों को समझ में नहीं आता, ऐसा उड़ाते हैं सर, ऐसा। हम लोग गाँव में गाड़ी ऐसा चलाते हैं, छोटे छोटे सब है, रोड है ईंटे का, उस पर उड़ाएंगे सब, और दिखाना चाहते हैं कि हम तो उससे तेज गाड़ी चलाएगा। कहना जानते हैं कि बाप 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 ही होता है, बेटा बेटा ही। लेकिन ना, पूरा अनुभव मब्बे लेवल चाहती है। सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति, तो जिस प्रकार से सरकार आपको 5 प्रकार से नागरिकता दे रही थी, उसी प्रकार से 3 प्रकार से नागरिकता छीन लेगी। तो भारत सरकार भारत को नहीं, विदेश के लोगों को भी समझाई कि भैया अगर आप थोड़ा भी नागरिकता लेने के बाद इधर उधर करेंगे तो हम छीन लेंगे, ठीक। जैसे पहला क्या है? परित्याग। परित्याग का मतलब आपका मन है कि हमको भारत में नहीं रहना है, ठीक। प्रियंका चोपड़ा का मन है भारत में नहीं रहेंगे, ठीक है। अक्षय कुमार का मन था कि भारत में नहीं थे, लेकिन वहां कनाडा के ले लिए थे। तो आप अपने इच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता को परित्याग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप भारत की नागरिकता को परित्याग मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, त्यागना। आप जो है परित्याग कर सकते हैं भारत की नागरिकता, ये आपके ऊपर है, भारत सरकार को जबरदस्ती नहीं करेगी,
तभी तो आज जो है 2023-24 में लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दिया। और भारत सरकार कह रही है कि हम भारत में बहुत से लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। भारत सरकार लाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो हम लोगों को नागरिकता देंगे। नागरिकता लेने की बजाय लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कि भारत में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी सही से नहीं दे पा रही है सरकार, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। उल्टा ये लोग ही कहते हैं कि अगर जिनको भारत पसंद नहीं है चले जाए पाकिस्तान में। जा रहे हैं लोग, अमेरिका में जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों जाएंगे? अगर आप लोग यही काम करेंगे तो पाकिस्तान में क्यों जाएंगे? अमेरिका में नहीं जाएंगे, उनके पास पैसे कमी है। कुछ दिन बाद अंबानी भागने वाले खुद हैं। अंबानी जो है कुछ दिन बाद खुद भागने वाले हैं। यहाँ का पर्यावरण उनके सूट नहीं कर रहा है। उन सबों को बच्चा पढ़ने से विदेश में रहे हैं, विदेश में सब आए यहाँ 1500 करोड़ में शादी कर 5000 करोड़ में शादी किए हैं। सबको ही लगा है कि ना अंबानी देखो सबसे अमीर आदमी हूँ। और ये नहीं, लोगों को ही नहीं पता चला कि अंबानी अमीर आदमी ही तो है भाई, ऑलरेडी वो है, लेकिन वो ही दिखा के गया है कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग की औकात यही है। हम अपने बच्चे की शादी 5000 करोड़ से करेंगे और तुम लोगों से रिचार्ज करवाएंगे 349 वाला। तुम लोग की यही औकात है, यह बता के गया। हाँ ठीक है, ये सब चलता है। तो हम लोग जो है इसी तरह मूर्ख बने रहेंगे और बीएसएनएल को कभी आगे जाने नहीं देंगे। भारत सरकार जो है किस प्रकार से काम करती है बताइए? आप जियो बीएसएनएल के नेटवर्क पे आपने जियो का नेटवर्क टांग दिया। आप बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं टांग पा रहे थे क्या? आज तक जो है बीएसएनएल को 4G जो स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। अब बीएसएनएल का सिम पे लिख दिया गया है 5G रेडी, लिखिए। अब भारत के लोगों को मूर्ख बनाइए। भारत के लोग तो खुद ही पागल हुए हैं। धर्म धर्म धर्म, अमनों को मजा आता है, मतलब खूब लो धर्म, मजा लो तुम लोग, पालो धर्म, देखो क्या होता है। धर्म से आप देश नहीं चला सकते हैं, आप अपना चला सकते हैं बिजनेस। और वो बाबा जी हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के MP के, उनको क्या बोलते हैं? अरे हाँ, बाबा बागेश्वर बाबा। हम तो कहते हैं बागेश्वर बाबा मेरे बारे में कुछ बता के दिखा दीजिए, चैलेंज है उनको। है उनको तो मेरे बारे में बता दें, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं इतने बुरे से बुरे काम किया हूँ, अगर बागेश्वर बाबा में इतनी ताकत हो बता दें। है हिम्मत? नहीं बता पाए। अगर इतना ही बताने वाले थे तो देश दुनिया को कहाँ गुमराह किए आप कि नहीं वर्ल्ड कप भारत में आएगा और वर्ल्ड कप भारत में नहीं आया? कौन गुमराह करने के लिए बोला था? लेकिन लोगों को पता है कि नहीं बाबा सही है। अभी एक बाबा हाथरस कांड हुआ है, 100 कुछ लोग 136 लोग एक्सपायर कर गए हैं। ये सब क्या मूर्खता है? अरे हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं जिस भगवान की वो पूजा कर रहा है और अच्छा वो तो कोई भगवान की पूजा कर रहा है ना। जैसे बागेश्वर बाबा किसको पूछते हैं? बजरंग बली को। तो आप भी बजरंग बली को पूछिए ना, आप अपने अंदर शक्ति लाइए। लेकिन हम लोग तो बाबा, अरे बाबा हमके बता दा, बाबा बताओ। ठीक है, तो आप जो है सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति की गई कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। दी कितने प्रकार से गई? 5 प्रकार से। तो 3 प्रकार से छीनने का भी प्रावधान है। एक तो है कि आप अपने मन से छोड़ दीजिए। दूसरा ये है कि भारत सरकार को ये लग गया कि आप किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं। जैसे कन्हैया कुमार को इतना कहा जाता है कि वो देशद्रोही है, उसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे JNU के कैंपस में। ऐसा बोला नहीं है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चार्जशीट नहीं दायर हुई। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं की तो पार्टी वाले लोग बोलते कहते हैं देशद्रोही है, देशद्रोही है। न्यूज वाले बोलते हैं देशद्रोही है। आप लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो भारत सरकार के पास ये शक्ति है कि अगर आपको भारत सरकार को पता चल गया कि आप देशद्रोह में लिप्त हैं तो भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर देगी। ठीक है, तो इसमें है देशद्रोह में शामिल ना होना या कोई विरोधी देश विरोधी काम ना करना। हो गया? ठीक है, ये आतंकवादी गतिविधि है, ये अपने मन से छोड़ सकते हैं। और तीसरा ये कह रहा है कि जो हाउस 7 साल में आप नागरिकता लिए हैं पंजीकरण के आधार पे, लिए है ना पंजीकरण के आधार पे 7 साल में, अगर उसमें आप कहीं भी इधर उधर किए होंगे, गए होंगे, किसी को पता ही नहीं होंगे, आए होंगे, पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत से लोग हैं, दक्षिण भारत के नेता हैं,
ठीक है, उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया, वो विदेश में चले गए थे। ठीक, फिर भारत आए थे, कुछ दिन थे, फिर चले गए थे विदेश में, भारत सरकार को पता ही नहीं चला था, तो उनकी नागरिकता समाप्त की गई। उनको हमको उनका नाम नहीं याद है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विवादों में हैं, ठीक ना। तो जो है भारत सरकार को पता चल गया कि आपने भारत की जो नागरिकता ली है वो गलत तरीके से ली है, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो ये है, अगर आप गलत तरीके से भारत की नागरिकता लिए तब यहाँ पे समाप्त होगी। यहाँ पे कोई देश विरोधी काम करेंगे तब, और पहला है कि आप अपने मन से छोड़ सकते हैं, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। गलत तरीके का मतलब फर्जी से, फर्जीवाड़ा से ले लिए, मिल गया नागरिकता, कोई दे दिया। किसी का परिचय कोई बनवा दे कि भारत में 7 साल से रह रहे हैं, कोई निवास बना दे कितने साल से रह रहे हैं, अगर भारत सरकार को पता चल गया, भारत सरकार समाप्त कर देगी। ठीक, समझा गया। आप देखिए, आप ही कहा गया कि भैया हम तो सबको नागरिकता दे रहे हैं, सब लोग नागरिक हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं, ठीक है। कोई हमारे भारत में जो है 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, भारत में कोई फायदा नहीं हो रहा है। 10-15 हज़ार कमाने वाले भारत टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो भारत सरकार से विदेश में कमाने लोग जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर, भारत के लोग जाते हैं कमाने। तो भारत सरकार ने ये कहा कि भाई जो हमारे भारत के लोग हैं जो विदेशों में जा रहे हैं कमाने, हम इनको क्या कहें, इनको हम क्या कहें। तो भारत सरकार ने एक नया शब्द लाया, NRI। क्या लाया? NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ अप्रवासीय भारतीय नागरिक, अप्रवासी इसका मतलब समझ रही हैं? एक समझ रहे हैं, सीधा लिखें, अप्रवासी भारतीय नागरिक, सीढ़ी ना लीजिए। NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक। देखिए, सबसे पहले तो ये है भारत के नागरिक, ठीक है, ये है भारत के नागरिक, ठीक। तो भारत के नागरिक हैं, ये दिया गया है अधिकार किसको? जो लोग विदेश में जाके हैं, ठीक है। तो विदेश में जो लोग जा रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं विदेश में जो टूर पे गए हैं, 10 दिन, 15, 1 महीना दिन के लिए टूर पे गए थे। तो आप सबको NRI नहीं कहेंगे कि जो लोग विदेश में चले गए उनको NRI कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। अब NRI कहा किसे जाएगा? तो जो व्यक्ति भारत के बाहर, भारत की भूमि से अगर आप बाहर हैं कितने दिनों के लिए? 6 महीना, इसको बोलते हैं 180 दिन। अगर आप भारत के बाहर 180 दिन हैं, आप 6 महीना में 200 दिन बाकी है, तब वो आपको NRI नहीं कहा जाएगा। लेकिन आप 6 महीना से 1 दिन भी बाहर चले गए तो आपको NRI कहा जाएगा। अब आप किस लिए गए हैं? तो आप गए होंगे शिक्षा के लिए, जैसे आप पढ़ने के लिए चले गए, ठीक है, आप पढ़ने के लिए चले गए, आप जो है स्वास्थ्य के लिए चले गए, आप व्यवसाय के लिए चले गए। अगर आप इनमें से किसी काम के लिए बाहर गए हैं और 6 महीने से ज़्यादा दिन हो गया, यानी 180 दिन से ज़्यादा दिन से अगर आप भारत से बाहर हैं, तो आपको किस श्रेणी में रखा जाएगा? NRI में, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। पहले क्या था कि इनको जो है वोटिंग देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने नया नियम लाया और प्रॉक्सी वोट, ठीक है, ये नियम बना है। प्रॉक्सी वोट के आधार पे आप जो है भारत में अगर चुनाव चल रहा है, अगर आपके राज्य का चुनाव चल रहा है, जिस आप राज्य के, तो आप वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर भारत के लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो आप वोटिंग कर सकते हैं। ये भारत सरकार नया नियम लाई, बहुत पहले का भी है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वोट के आधार पे आप भारत में वोटिंग कर सकते हैं। पहले ये नियम नहीं था कि अगर भारत से बाहर कोई गया कमाने तो वो जो है वोटिंग नहीं करेगा। तो ये जो है हमारे भारत के व्यक्ति का समानता के अधिकार को छीनता था, नहीं छीन रहा है। ये कह रहा है कि हमारे भारत में सभी व्यक्ति समान है ना। तो वो तो गया है कमाने भारत से बाहर, तो भारत को पैसे भी दे रहा है डॉलर में, भारत की जो है
विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो क्या उसके पास ये भी मतलब अधिकार नहीं है कि वो वोट दे भारत सरकार को? क्या उसके पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो चुने भारत की सरकार को? तो भारत सरकार बहुत दिनों बाद सोचे, तो इस नियम को लाए कि प्रोक्सी वोट के आधार पे जो लोग एनआरआई हैं, जो अप्रवासी भारतीय हैं, वो भारत में वोटिंग कर सकते हैं। किस आधार पे? प्रोक्सी वोट के आधार पे, ठीक है। तो आप एनआरआई कब कहे जाएंगे? जब आप 6 महीने भारत से बाहर हैं, ठीक है। तो पहले इनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी अधिकार इनको दे दिया गया है। नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, इन्हीं देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, इन्हीं के आधार पे हर 15 जनवरी को कि 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, आप जाइए कमाने, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय नागरिकता कितने दिन बाहर रही है, बस भारत सरकार की, जैसे यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उनका वीजा बनता है, तो उस पर टाइम और डेट लिखा रहता है कि आप इतने दिनों के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं, या टूर वीजा पे जाने, तो टूर वीजा पे लिखा रहता है कि आप इतने दिन से इतने दिन के बीच इस देश में रहेंगे। बहुत लोग टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं। एक होता है अराइवल वीजा, कि वहाँ पे जाके आप वीजा ले लीजिए, ऐसे ऐसे वीजा है, तो उस पर लिखा रहता है कि आप इस देश में इतने दिनों से लेके इतने दिनों तक रहेंगे, ठीक है, समझा गया। आप कितने विदेश में रह सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत सरकार को आप हर समय बताते रहिए, ठीक है, भारत सरकार को हर समय बताते रहिए कि नहीं हम यहाँ हैं। आप विदेश में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कमाने गए, बताए ना कमाने गए, शिक्षा के लिए। अब जो बच्चा मेडिकल के लिए पढ़ना गया है तो 5 से 6 साल से कम तो रह पढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब जो विदेश के लोग हैं, अभी शिक्षा मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में। और ही हमारे देश के युवाओं को कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हम भी कहते हैं बहुत शौक से, वाह आप कम से कम शिक्षा मंत्री तो हुए, और आपके पास ज्ञान कहाँ से आया प्रभु जी? और जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया नीट यूजी का पेपर दोबारा नहीं होगा, तो धर्मेंद्र प्रधान तुरंत चिल्ला के कह रहे हैं कि विपक्ष को इस पे माफी मांगना चाहिए। माफी तो आपको मांगना चाहिए हमारे देश के युवाओं से, कि आपने इतना बड़ा गलत शब्द बोला कि भारत में आपको पेपर लीक नहीं हुआ। अब पेपर लीक नहीं हुआ तो 2024 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ तो उसको रद्द क्यों किया गया? आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए, आरओ का पेपर क्यों रद्द किया गया, पूछिए उनसे कि कहाँ रद्द किए हैं आप, कहाँ बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं, पूछिए उनसे। तो आप संसद में कह रहे हैं डायरेक्टली कि नहीं लीक हुआ है, तो उनके बच्चे विदेशों में हैं, ठीक है, तो कितना दिन रह सकते हैं। लेकिन वो है एनआरआई, हाँ गलती से वहां की नागरिकता न ले, अगर ले ली तो वहां की समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, समझा गया। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे है आपका PIO, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, फिर SCA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, NRC है, ठीक है, NRC है, NPR है। इन तीनों के बाद कल क्लास समाप्त हो जाएगा। बता देंगे, ठीक है, जो आप बता रहे हैं INS ना, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है, देखिए मिसाइल होती है, ठीक है, एक नाम है ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्रा और मास्कोवा नदी है USA में, सॉरी जैसे अगर रूस में, रूस की मास्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उस पर जो है बनाया गया मिसाइल, जो एक मिसाइल बनाई गई ब्रह्मोस, ठीक। और F-हाई जो है ये नेवी में बनाया जाता है, जहाज वगैरह, ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हाई सब बताना है आपको, ठीक। लास्ट क्लास चलेगा, समाप्त हो जाएगा नागरिकता आपका, फिर चलेगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, स्ट्रैटेजी के पढ़ेंगे तो पढ़ लेते हैं।